नमस्कार। लक्ष्य अकेडमी में पुनः एक बार आपका स्वागत और अभिवादन है। हम बात कर रहे थे वर्ण विचार के प्रश्नोत्तरी के माध्यम से वर्ण विचार के समस्त क्षेत्रों पर अध्यापन का और अध्ययन का कार्य कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने काफी हद तक काफी दूरियों को तय कर लिया है। बस कुछ ही दूरियां वर्ण विचार या वर्ण के जो क्षेत्र हैं वो हमसे छूटे हुए हैं। तो हिंदी के इस मास्टर क्लास में आपका पुनः स्वागत है और समय व्यतीत न करते हुए पुनः चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि वर्ण विचार में हमारा अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न था हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि वर्ण जो होते हैं वो अध्ययन की सरलता के दृष्टिकोण से वर्गीय होते हैं, यानी स्पर्श वर्ण होते हैं, अंतस्थ होते हैं, ऊष्म होते हैं। अब वर्ण जो होते हैं वो उच्चारण के दृष्टिकोण से, उच्चारण स्थान नहीं, उच्चारण के दृष्टिकोण से कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो पूछ रहा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है। तो इस ऑप्शन को पढ़ने से पहले, प्रश्न को पढ़ने से पहले ये जान लें कि स्पर्श संघर्षी के साथ जो उच्चारण के दृष्टिकोण से व्यंजनों का प्रयोग होता है वह कितने प्रकार का होता है। क्योंकि अगर आप इसे नहीं जानेंगे तो आगे के ऑप्शन या तो आप रट्टा मार कर दे देंगे, या तो तुक्का लगाएंगे, या तो रट्टा से आपको याद होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन उच्चारण के दृष्टिकोण से कहाँ आता है। तो जो हमारे 33 व्यंजन होते हैं और एक दो विकसित व्यंजन होते हैं, वो उच्चारण के दृष्टिकोण से व्यंजन जो होते हैं वह 8 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, उच्चारण के दृष्टिकोण से व्यंजन जो होते हैं वो 8 प्रकार से विभक्त किए गए हैं। कितने प्रकार से? 8 प्रकार से। तो पहला जो प्रकार होता है वह प्रकार होता है स्पर्शी व्यंजन। क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, वर्ग आपको ध्यान रखना है। ठीक, टा वर्ग, टा वर्ग गायब हो गया है, ता वर्ग, ता वर्ग, और उसके बाद आता है पा वर्ग। पा वर्ग, पा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। ठीक, तो कितने हो गए? कह रहे हैं कि प्रथम 4 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। का वर्ग, टा वर्ग, पा, ता वर्ग और पा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, यानी 4 चौक 16 वर्ण। कितने वर्ण? 16 वर्ण। ये क्या होते हैं? स्पर्शी होते हैं। उसके बाद आता है सेकंड। सेकंड के अंतर्गत आएंगे जब हम, तो सेकंड के अंतर्गत जब हम बात करेंगे तो इसमें आएगा स्पर्श संघर्षी। क्या आएगा? स्पर्श संघर्षी वर्ण। ये कौन होता है? संघर्षी वर्ण। ये इसमें आता है। चा वर्ग इसमें छूट गया था। चा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। 4 वर्ण कौन कौन होंगे? 4 वर्ण जरा बताइएगा। च, छ, ज, यहाँ नहीं होगा। उसके बाद थर्ड पे आएंगे। जब हम थर्ड पे पहुंचेंगे तो थर्ड में हम देखते हैं कि हमको मिलता है संघर्षी व्यंजन। कौन होता है संघर्षी व्यंजन? संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन को जब हम देखते हैं तो हमें मिलता है जो हमारे उस व्यंजन थे वही संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। श, स और हा। ठीक है, 4 ये हो गए। उसके बाद चौथे पे आता है नासिक वर्ण। नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन में आते हैं समस्त वर्गों के पंचमाक्षर, समस्त व्यंजन के पंचमा अक्षर
पंचमा अक्षर, ठीक। तो कितनी इनकी संख्या हो जाएगी? 5, ठीक। उसके बाद बचता है संघर्षहीन वर्ण। एक कहा जाता है संघर्षहीन वर्ण। अगर हम संघर्षहीन वर्ण की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है या व। इसको हम अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं, अर्धस्वर, ठीक। नेक्स्ट आता है जो छठवां है वो आता है पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण के अंतर्गत आता है ला व्यंजन। उसके बाद आता है सातवां जो हमारा वर्ण आता है परकंपित। इसका एक नाम और होता है लुंठित वर्ण, लुंठित वर्ण। इसमें आता है र। और आठवां जो उच्चारण के दृष्टिकोण से है वो है उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त या दो गुणी व्यंजन, जिसको हम क्या कहते हैं? ढ़ और ढ़। बना लीजिए इसको। ये होता है ढ़ और ये होता है ढ़, ठीक है। तो उच्चारण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो व्यंजनों के 8 प्रकार होते हैं। हम जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो अक्सर हमसे इन प्रश्नों को पूछा जाता है कि स्पर्शी वर्ण क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं, संघर्षी वर्ण क्या होते हैं, नासिक संघर्षहीन या अर्धस्वर क्या होता है, पार्श्विक क्या होता है, प्रकंपित क्या होता है, और उच्छिप्त वर्ण के अंतर्गत कौन आता है। तो अगर हम देखें वो प्रश्नानुसार तो हमें पता चलेगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाता है। तो स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत क्या आ रहा है? चा वर्ग के 4 वर्ण यानी का, पा और ता वर्ग तो स्पर्शी में चला गया। तो प्रश्नानुसार हमारा ए ऑप्शन जो है वह सही है। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि अगले जो प्रश्न आएंगे इसी से संबंध होंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है पूछ रहा है सा वर्ण किसके अंतर्गत आता है? आते हैं, पूछ रहा है सा जो हमारा वर्ण है वो किसके अंतर्गत आता है? स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी या नासिक। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन डी जो है इसके अंतर्गत कौन आता है? शा वर्ण आता है, तालव्य शा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है 33। ये क्या कह रहा है कि संघर्षहीन व्यंजन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने सिर्फ अर्धस्वर के नाम से या आपको पढ़ा होगा तो आप ये जानते रहिएगा कि उसका एक नाम संघर्षहीन भी होता है। तो संघर्षहीन व्यंजन कौन कहलाता है? या और वह, रा, ला, का, खा, सा, शा ये नहीं कहलाते, बल्कि ऑप्शन डी का जो ऑप्शन है वह या और वह कहलाता है, ठीक है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है ये कह रहा है पार्श्विक वर्ण हम किसे कह सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, पार्श्विक वर्ण तो आपने अभी पढ़ा था उच्चारण के दृष्टिकोण से व्यंजनों के जो प्रकार होते हैं उनके अंतर्गत आने वाला एक पार्श्विक वर्ण भी होता है। पार्श्विक वर्ण के अंतर्गत कौन आता है? ला आता है, यानी ऑप्शन जो बी है वह सही है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है 35 वो कह रहा है उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? ये मैंने आपको अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया कि उच्चारण स्थान नहीं बल्कि उच्चारण जब हम बोलते हैं, संघर्षी बोलते हैं, स्पर्शी बोलते हैं, कि स्पर्श संघर्षी बोलते हैं, नासिक बोलते हैं, पार्थिक बोलते हैं, लुंठित बोलते हैं, कि हम उच्छेद में दो गुणी बोलते हैं,
क्या हम बोलते हैं उसके आधार पर वो कितने प्रकार का माना जाता है, 8 प्रकार का। यानी ऑप्शन जो ये हमारा सी है या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 36। ये कहता है वर्णकुल कितने उच्चारण स्थानों से व्यक्त किए जाते हैं। उच्चारण स्थान आपको ये पता होना चाहिए कौन वर्ण किससे उच्चारित हो रहा है। तो आपको पता होगा कि वर्ण को जो देवनागरी लिपि है, यह देवनागरी लिपि जो है एक मनोवैज्ञानिक चीज है, मनोवैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत करता है। मतलब एक वैज्ञानिक, अगर देखें पूरा चेहरा जो है, मुख, आंतरिक भाग, यह मशीनों से भरा हुआ है। मशीनरी चीजें हैं जो हर स्तर पर अपने अपने वर्ण को निकालती रहती हैं। जैसे अगर हमको का बोलना है तो हमको कंठ का प्रयोग करना पड़ेगा, बीच में हम अवरोध नहीं कर सकते हैं। अगर हमको ऊ बोलना है तो हम ऊंट को सिकोड़ेंगे, बिना सिकोड़े हम उसको नहीं बोल सकते हैं। अगर हमको टा बोलना है तो मूर्धा का प्रयोग करेंगे, अगर हमको ता बोलना है तो हम जीभ को दांत में सटाएंगे, अगर नहीं सटाएंगे तो बोला नहीं जा सकता। यानी हमारे मुख में जितना स्थान है सब स्थानों से वो वर्ण निकालते हैं। वो अंग्रेजी या रोमन लिपि नहीं है कि ABCD, चाहे जहां से अगर नाक बंद कर लो तब वो बोल लो, मुंह बंद कर लो तब वो बोल लो, मतलब कहीं से आप बोल सकते हो। लेकिन देवनागरी लिपि में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो आपको बताना है, यह एक नया प्रश्न है, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। हालांकि जितने प्रश्न मैंने बनाए हैं उसमें से अधिकतर प्रश्न आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पढ़कर और ही बनाया गया है, स्वयं बनाया गया सारा प्रश्न है कि उसके अंतर्गत सभी चीजें हमारी उसमें समाहित हो जाएं। तो वैसे हम देख लेते हैं। पहले जब हम वर्ण बोलते हैं तो एक स्थान हमारे पास क्या होता है, कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। दूसरा स्थान क्या होता है, ताल होता है। तीसरा स्थान क्या होता है, दांत होता है, दंत जिसको हम कहते हैं, ताल दंत स्थान होता है। फिर हमारे पास क्या होता है, मूर्धा होता है, ठीक है। उसके बाद ओष्ठ होता है। ओष्ठ के बाद क्या बचता है, नासिका। भाई नाक तो हमारे मुख का हिस्सा है। इन्हीं 6 स्थानों से हम समस्त वर्णों को उच्चारित करते हैं, और जो वर्ण हमारे निकल नहीं पाते हैं उनको हम मिक्स कर लेते हैं। जैसे आ और ई मिला लिया तो ये हो गया। अब ए बोलेंगे तो दोनों स्थान से निकलेगा। अगर मान लीजिए हमको स्वर बोलना हो, कौन स्वर बोलना हो, आ ए, चांद बोलना हो, चांद। चांद जब हम बोलेंगे तो नाक और मुंह दोनों का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। यानी नासिका का भी प्रयोग कर लेते हैं, मुख का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो स्पष्टता कहने का मतलब है कि जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से हमारे मुख में 6 स्थान पाए जाते हैं, जिसके कारण हम वर्णों को उच्चारित करते हैं। तो ऑप्शन बी में 6 हमको दिख रहा है, और प्रश्न अनुसार ये 6 बी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। विसर्ग के आगे विसर्ग लगाया गया है। आपको बताया गया था कि विसर्ग जो होता है वह बिना किसी स्वर के नहीं चल सकता, अर्थात वो चलने के लिए किसी न किसी स्वर का सहारा लेता है। तो हमको बताना क्या है, उच्चारण स्थान कि हमारे मुख से आखिर ये विसर्ग वाला जो वर्ण है कहां से उच्चारित होता है। तो इस ऑप्शन को समझने से पहले हम 2 मिनट में ये समझेंगे आखिर हमारे जो वर्ण होते हैं वो कहां कहां से उच्चारित होते हैं, कौन कौन से वर्ण कहां से। तो पहले देखते हैं हम कंठ को, एक कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या क्या है, आ क ख ग घ, और अंगा को भी रख लीजिए, लेकिन ये अनुनासिक पंचम वर्ण होता है, लेकिन विद्वानों के द्वारा कंठ और नासिका दोनों माना जाता है इसे। तो और उसके बाद जो होता है वो होता है विसर्ग, यानी इसको हम मान सकते हैं
इसको सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं विसर्ग के रूप में। ठीक, उसके बाद होता है ताल से उच्चारित होने वाले तालव्य वर्ण। ये क्या होते हैं? ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ। यहाँ को भी मान सकते हैं आप, यहाँ को भी मान लीजिए क्योंकि कंठ और नासिका दोनों होता है या और शा। इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? ताल से होता है। उसके बाद आते हैं मूर्धा। मूर्धा से उच्चारण जो होता है री का, क, फ, ग, ढ। अणा को भी ले लीजिए, अभी इसके विषय में बताएंगे आपको। रा और ये मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। उसके बाद आता है दंत। त, थ, द, ध। ना को भी ले लीजिए, ल और दंत सा का उच्चारण स्थान होता है। 4 स्थान हो गए। उसके बाद होता है ओष्ठ। ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण आते हैं? पावर, प, प, ब, भ और मा को भी ले लीजिए। और जो हमारे स्वर हैं, स्वर छूट गए, सॉरी, इसमें लाएंगे, यहाँ आगे थोड़ा बढ़ा लेंगे। ठीक, क्योंकि ओष्ठ के द्वारा व्यंजन वर्ग होते हैं, तो हमारे जो ऊ हैं स्वर, इनका उच्चारण स्थान भी इसी से होता है। हमने आपको 6 बताया था, 6 उच्चारण स्थान है। बचा कौन? नासिका। नासिका से समस्त पंचम वर्ण जो हैं उनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। पहले ड़ा लगा लीजिए, फिर आएगा यहाँ लगा लीजिए, फिर आएगा ड़ा लगा लीजिए, फिर आएगा ना लगा लीजिए, फिर आएगा माँ लगा लीजिए। ठीक, अगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में दिया है कि ड़ा आ गया, एक चीज ये गलत हो गया है, ये वर्ण यहाँ ये होना चाहिए। ठीक, ये ठीक। अगर आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन वो दे रहा है कि जो पंचम अक्षर ना है, ना का उच्चारण स्थान क्या होगा, और ऑप्शन में उसने आपको दे दिया नासिका दे दिया, उसके बाद ना का उच्चारण स्थान दंत होता है, नासिका दे दिया, दूसरा ऑप्शन दंत दे दिया, और तीसरा ऑप्शन उसने नासिका और दंत दे दिया, तो आप ना दंत लगाएंगे ना आप नासिका लगाएंगे, बल्कि आप क्या लगाएंगे? वहां दंत और नासिका ऑप्शन पर आप टिक करेंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि जब पंचम अक्षर को उच्चारित करने के लिए नाक के साथ साथ उस कंठ, ताल, मूर्धा, दंत आदि जिसका होता है उसका भी सहयोग लिया जाता है, ऐसा प्रकांड विद्वानों का मानना है। उसके बाद कुछ वर्ण हमारे जो बचते हैं हिंदी में, एक चीज और जानिएगा, हिंदी में हा को अलजिह्वा कहा जाता है, यानी स्वर तंत्री से या अलजिह्वा से उच्चारित होता है, जबकि संस्कृत में वह कंठ से ही उच्चारित माना जाता है। कौन? हा व्यंजन। ठीक है, तो कभी कभी पेपर में पूछा गया है कि हा जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, तो हिंदी में अलजिह्वा के नाम से जाना जाता है। ठीक, कहीं कहीं कंठ भी पढ़ाया जाता है, लेकिन पेपर में चूंकि पूछा गया है और अलजिह्वा शब्द जो है, उच्चारण स्थान जो है उसको मान्यता दी गई है, यानी उसे सही बताया गया है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। उसके बाद आता है दंतोष्ठ। दांत और ओठ से जो उच्चारित होने वाला
एक हमारा व्यंजन है वह है व, ठीक। उसके बाद बचते हैं स्वर में ए और ऐ, ठीक है, ए और ऐ, इनका उच्चारण स्थान आ और ई से बनते हैं, और इनका उच्चारण स्थान इसीलिए क्या हो जाता है, कंठ और ताल। उसके बाद ओ और औ बचते हैं। ओ जो होता है आ और ऊ से बनता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान हो जाता है। तो ये हमारे उच्चारण स्थान है, हमारे वर्ण हैं, जो मतलब हमारे मुख में किसी न किसी यंत्री या यांत्रिक स्थानों से बोले जाते हैं। तो प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हिंदी में अलजिह्वा तो इसे कहा गया, हिंदी में ये पढ़ाया गया, लेकिन इसका उच्चारण स्थान पहले की किताबों में जो अपडेट नहीं आती है वो कंठ ही पढ़ाया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि विसर्ग जो है वह किस वर्ण के समान उच्चारित होता है, तो वहां प्रश्न उठता है हा के समान, ये बात आप जानते रहिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, हिंदी में हा वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है। चलिए ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है, कंठ भी दिया है, तालब भी दिया है, नासिक भी दिया है, अलजिह्वा भी दिया है। अगर मैंने अलजिह्वा ना पढ़ाया होता तो आप कंठ जरूर लगाते, कंठ आप जरूर लगाते, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो हा होता है पाणिनि के सूत्र के अनुसार वह कंठ ही पढ़ाया जाता है, वहां अलजिह्वा नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन कंपटीशन की किताबों में हिंदी में हा को नहीं, हा को जो होता है वो अलजिह्वा स्वर यंत्री अलजिह्वा से उच्चारित माना जाता है, इसलिए प्रश्नानुसार जो डी है यह सही माना जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो कहता है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और मूर्धा है। यह एक नया प्रश्न है, यह एक नया प्रश्न है, आपसे गुजर कर यह नहीं गया होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा विवेक का प्रयोग किया गया है, ताकि आप थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन सोचने के लिए मजबूर हो जाए। तो कह रहा है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और मूर्धा होता है। अगर ए को हम देखें तो बनाएंगे आ और ई से ए बनता है, तो आ का कंठ और इसका क्या होता है, ई का ताल होता है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब किससे बनता है, आ और ए से बनता है, किससे बनता है, ओ, आ और ओ से बनता है, कौन बनता है, ओ से, और वो किससे बनता है, आ और ऊ से, तो ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है और इसका कंठ ये भी नहीं होगा। अब आते हैं भाई व्यंजन में, आप कहेंगे ये तो कभी पढ़ा ही नहीं गया था, लेकिन ये संयुक्त अक्षर है, आखिर ये संयुक्त स्वर हो सकते हैं, इस स्वर से इनका कंठ और मूर्धा या कंठ मान लिया कंठ और ताल बन सकता है, तो व्यंजन का काहे नहीं बन सकता है। प्रश्न उठता है तो स्रा बनता किससे है, सा और रा से, किससे बनता है, सा और रा से। स्रा हम बनाते हैं, अगर हम सा और रा से स्रा बनाते हैं तो सा का उच्चारण स्थान क्या होता है, सा का उच्चारण स्थान जो है वो तालब होता है, तो तालब यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो आते हैं अंतिम प्रश्न पर अपने, छा को देखते हैं। छा किससे बनता है, का और सा से, किससे बनता है, का और सा से। का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, और सा का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह प्रश्नानुसार सही है। आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। हमारा जो अंतिम प्रश्न है, सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ये मान के चलिए छोटी से छोटी जो परीक्षाएं होती हैं, या यूं कहें
कि एक माध्यम स्तर की जो परीक्षा होती है, यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर परीक्षा में पहुंच जाता है। उच्चारण स्थान के रूप में सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? क्यों? क्योंकि सा हमारे जो होते हैं वो 3 रूपों में पाए जाते हैं, मूर्धन्य, तालव्य और दंत। इन तीनों रूपों में पाए जाते हैं और अक्सर ये कंफ्यूजन को, समस्याओं को, दिमाग की उलझनों को बनाए रखते हैं, इसलिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आपको पता है सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य। तो ऑप्शन सी जो हमारा सही है, ऑप्शन सी यह सही होगा। ठीक है, तो ये प्रश्नों की जो श्रृंखला है आज यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद स्वर और व्यंजन हमारे समाप्त हो गए, लेकिन कुछ और वर्ण हैं, कुछ और चीजें हैं जो हमारे वर्णों में पढ़ाई जाती हैं, और यकीन मानिए कि वो चीजें बहुत अच्छे अच्छे एग्जामों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद उन अन्य वर्णों पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.